नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए मंडी परिषद की हम लोग क्लासेस कर रहे थे और मंडी परिषद में जो आपका ऑफ़िशियल सिलेबस दिया गया है, कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। उन्हीं में एक आपका टॉपिक दिया गया है भूमि सुधार। ढूँढ दो। भारत में कृषि गणना और भूमि सुधार। भूमि सुधार। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे और इससे पहले एक टॉपिक और है छोटा-सा आपका, भारत में कृषि संगणना। ढूँढ दो। भारत में एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है और तो फिर आपसे कृषि संगणना के बारे में भी पूछ सकता है। भारत में कृषि संगणना या फिर आप कह सकते हो गणना और साथ ही साथ भूमि सुधार। ठीक है? इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, जो कि मंडी परिषद की होने वाली है। ध्यान दो। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे भारत में कृषि गणना का संक्षिप्त इतिहास। भारत में कृषि गणना ये कब-कब हुई है, कब से शुरू हुआ है और कौन-सी कृषि गणना कब हुई है, उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन से निर्णय लिए गए हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो भारत में कृषि गणना का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है? देखो, एक वर्ष है 1970-71 का, 1970, 1971। ये वर्ष मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ष है, इसी वर्ष पहली बार भारत में पहली बार कृषि की जनगणना हुई थी या हम कहें कृषि जनगणना के लिए ये वाला वर्ष यानी 1970-71 को आधार वर्ष बनाया गया था पहली बार। पहली बार भारत में कृषि जनगणना या हम कहें कृषि गणना का आयोजन किया गया। ठीक है? आयोजन किया गया। अच्छा, और यहीं से ये निर्णय लिया गया कि हर 5 साल में हम कृषि के लिए जनगणना करवाएँगे। लेकिन एक बात समझो, 1970-1971 में ये निर्णय नहीं लिया गया था। दरअसल ये निर्णय लिया गया है 1976 1977। एक बात समझो, ये वो दौर है जब इसी समय राष्ट्रीय कृषि आयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 गौर करना, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की और इनकी सिफारिश क्या थी? इन्होंने सिफारिश की कि हम क्यों ना कृषि की जनगणना इन्होंने सिफारिश की हम क्यों ना कृषि की जनगणना एक 5 साल में कराएँ। और यहीं से फिर शुरुआत होने लगी कि भाई हम हर 5 साल में उसी के लिए जनगणना करवाएँगे, कृषि की गणना करवाएँगे। अब इस स्थिति में बताओ मुझे 1970-71 में पहली बार गणना हुई कृषि की। अब दूसरी बार गणना कब होगी? 1976-77 में। ठीक है? तो इसी वर्ष अर्थात हम कह सकते हैं इसी के चलते भारत में दूसरी बार कृषि संबंधी गणना हुई। कृषि जनगणना 1976-77 में हुई। ठीक है यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये है कि अभी जो मैंने आपको बताया था 1970-71 सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से और फिर एक निर्णय लिया जाता है 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा कि भाई अब कृषि जनगणना हर 5 साल में होगी, ताकि भारत में जो कृषि संबंधी आंकड़े हैं, उन पर उचित नज़र बनाई रखी जा सके और कैसे और कृषि को उन्नत बनाया जा सके, इसके लिए हमारे पास जब आंकड़े होंगे, तो हम और अच्छा निर्णय ले सकेंगे। लिहाजा 1976-77 में भारत में दूसरी बार कृषि की जनगणना हो गई। अच्छा, एक बात और समझो, ये हर 5 साल में हो रही है, से कराई जा रही है शुरुआत से ही हर 5 साल में। कृषि की जनगणना दरअसल जब भी कराई जाती है, 3 चरणों में कराई जाती है। गौर करना, ये कौन-कौन से हैं हम आगे चर्चा करेंगे। कृषि की जनगणना 3 चरणों में कराई जाती है। 3 चरणों में कराई जाती है, प्रत्येक 5 साल में कराई जाती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम 1971 से देखें, काउंट करें और हम अगर आपसे पूछें कि 1970-71 से बताओ मुझे, प्रत्येक 5-5 साल के गैप में आज तक कितनी गणनाएँ हो चुकी हैं? क्या बताओगे आप? 1970-71 से देश में देश में 10
कृषि संगणनाएँ हो चुकी हैं, ठीक है? अच्छा, 10 कृषि संगणनाएँ हो चुकी हैं, 11वीं कृषि संगणना जारी है, 11वीं जारी है। ये कब से ये 11वीं कौन-सी है? ये 11वीं वही होगी जो वर्तमान में चल रही है। हर 5 साल में होती है, तो 11वीं जो जनगणना थी, वर्तमान में 11वीं चल रही है। अर्थात ये 2021-22 से जारी है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 11वीं कृषि संगणना कृषि संगणना जारी है। सवाल मेरा ये है कि ये जारी तो है, कब से जारी है? 2021-22 से, ठीक है? अच्छा, 2021-22 से जारी है, तो कभी न कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी। क्या बता सकते हो जो 11वीं कृषि संगणना है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 28 जुलाई से, 2022 से। दरअसल इसका शुभारंभ किया गया था दिल्ली से। दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था और इसको अनाउंस किया था दिल्ली में उस समय किसान कल्याण मंत्री जी ने। तत्कालीन किसान कल्याण मंत्री ने दिल्ली में इसके शुभारंभ की घोषणा की, जो कि 28 जुलाई 2022 से इसका शुभारंभ किया गया। ये कौन-सी जनगणना है? 11वीं। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ ऐतिहासिक बातें या कुछ तथ्य। 1970-71 में पहली बार जनगणना हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1976-77 में दूसरी बार जनगणना हुई, कृषि से संबंधित। अच्छा, 1976-77 को उठाओ ज़रा, यहाँ पर आओ। 1976-77 ये कालखंड कौन-सा है? ये कालखंड वही है, इसी वर्ष को आधार बना के इसी वर्ष को आधार बना के कृषि की जनगणना हुई थी। अच्छा, इसमें और क्या हुआ था? हालाँकि ये आपको पता होगा कि ये दूसरी जनगणना है, दूसरी कृषि संबंधी जनगणना थी, ठीक? यहाँ पर कोई खास निर्णय लिया गया था क्या? हाँ, इस जनगणना में खास निर्णय लिया गया, ध्यान दो। इस जनगणना में जो जनगणना का दायरा था, सर्वेक्षण का जो दायरा था, उसको बढ़ा दिया गया। अर्थात इस जनगणना में उर्वरकों, खादों और साथ ही साथ कीटनाशकों, कृषि उपकरणों और मशीनों, गौर करना, मशीनों के उपयोग की जानकारी को भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया। अभी तक नहीं होता था, सर्वेक्षण में शामिल किए गए। आपसे सवाल पूछा गया या आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में उर्वरक, साथ ही साथ खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण, मशीन, इनके सबके बारे में जानकारी को इनकी सबकी जानकारी को सर्वेक्षण में कब शामिल किया गया? दूसरी जनगणना में 1976-77 में। इसके अलावा एक कृषि जनगणना चूँकि हर 5 साल में हो रही है, अब बताओ अगली वाली कब होगी? अर्थात दू तीसरी कृषि जनगणना। तो ये हुई है कृषि जनगणना 1980-81 में, ठीक? अब मुझे बताओ 1981 में ये कौन-सी होगी? दरअसल 1980-81 का ईयर लेके तीसरी बार जनगणना कराई गई। अर्थात यह हम कह सकते हैं तीसरी कृषि जनगणना थी, ठीक है? यहाँ तक समझ पाए? अब मुझे बताओ, हर एक 5 साल बाद, एक पंचवर्षीय बाद जो सर्वेक्षण का दायरा है, जो जनगणना का दायरा है, वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले जो जनगणना हुई थी, उसमें मशीनों को शामिल किया गया था, उर्वरकों को शामिल किया गया था। यहाँ भी दायरा बढ़ाया जाएगा। अर्थात हुआ क्या? हुआ ये कि इसमें कृषि गणना या हम कहें कृषि जनगणना का दायरा बढ़ा दिया गया, ठीक? अच्छा, ये दायरा जो बढ़ाया गया था, वो किस क्षेत्र में बढ़ाया गया था? ये क्षेत्र था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ध्यान देना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के द्वारा जो संचालित जोत थीं, उनके बारे में अलग से उसमें प्रावधान डाला गया और इस पूरे के पूरे दायरे को बढ़ा दिया गया एससी, एसटी की जोत को शामिल करके। अर्थात एससी,
एसटी के द्वारा संचालित जोतों के बारे में अलग से दायरा बढ़ा दिया गया, अलग से दायरा बढ़ाया गया। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन-सी कृषि जनगणना थी जिसमें एससी और एसटी के द्वारा संचालित जोतों के बारे में भी आंकड़े दर्शाए जाने लगे? तो ये है 1980 और 81। अच्छा, ये तो थी तीसरी कृषि जनगणना। इसके बाद मुझे बताओ चौथी कृषि जनगणना कब होगी? कि 5 साल बाद, यानी कि 1985, 1986। 1985-86 में ये चौथी, या हम ये कह सकते हैं कि 1985-86 के वर्ष को आधार बना के चौथी बार कृषि जनगणना की गई। चौथी कृषि जनगणना की गई, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया था क्या? हाँ, इसमें भी परिवर्तन हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ये जो चौथी कृषि जनगणना थी, इसमें पहली बार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद ली गई थी, कृषि के आंकड़ों को संसाधित करने के लिए। सवाल पूछे जा सकते हैं, कृषि कौन सी कृषि ऐसी जनगणना थी जिसमें भारत भर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद ली गई थी उसके आंकड़ों को प्रोसेस करने के लिए, या हम कहें संसाधित करने के लिए? आप बताओगे 1985-86, ठीक है। अर्थात भारत में, भारत भर में पहली बार कृषि जनगणना, कृषि जनगणना के आंकड़ों को, कृषि जनगणना के आंकड़ों को संसाधित करने के लिए, संसाधित करने के लिए किसकी मदद ली गई थी मुझे बताओ? मैंने अभी बताया था आपको, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र की मदद ली गई। अच्छा, एक मुझे सवाल और बताओ यहाँ से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद ली गई और इसके जो भी डेटा थे, राज्य और केंद्र स्तर पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा था कृषि से संबंधित जनगणना के संबंध में, ठीक है। तो राज्य और केंद्र, या हम ऐसे कहें राज्य और केंद्रीय स्तर पर कंप्यूटर का इस्तेमाल भी किया गया। ये सब पहली बार हो रहा है 1985-86 में। अब मुझे बताओ, ये तो चौथी कृषि जनगणना है। 1985-86 के वर्ष को आधार बनाया गया, इसको संदर्भ रूप में लिया गया। अब मुझे बताओ पांचवी कृषि जनगणना कब होगी? ठीक 5 साल बाद, यानी कि 1990-91। ये एक वो आधार वर्ष था जिसको आधार बना के, हम कहें जिसको संदर्भ बना के, देश में या भारत भर में पांचवी कृषि जनगणना की गई, जनगणना की गई, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा 1970-71 से शुरू हुई है, पहली बार इसी को आधार वर्ष बनाया गया था। इसके बाद हर 5 साल में ये कृषि जनगणना हो रही है। आपसे अगर कोई भी ईयर पूछा जाए 1970-71 में 5-5 साल, आप जोड़ते जाइए। बात समझ पा रहे हो? पूछा जाए कि 10वीं जनगणना कब हुई है, तो 5-5 साल जोड़ के 10वां साल निकाल लो। बीच में गैप कोई नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन जब अभी कोविड-19 आया था, तब इसमें बीच में गैप हुआ था, ठीक? और 2020 में होनी चाहिए थी जनगणना, लेकिन उसको मैंने अभी आपको बताया था, ये आगे बढ़ा दी गई थी, 28 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था, ये पूरा कार्यक्रम। तो खैर, 1990-91 में यहाँ पर देश में 5वीं जनगणना हुई। अच्छा, यहाँ कोई परिवर्तन ख़ास हुआ नहीं था, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1995-96 आया। इस दौरान परिवर्तन और हुआ, क्योंकि 6th, अभी तक आपने 5 कृषि जनगणनाएँ देखी थी। अब ठीक इसके आगे छठी कृषि जनगणना हुई, कृषि जनगणना हुई, या आप ये भी कह सकते हो कि 1995-96 को आधार वर्ष बना के या संदर्भ में छठी कृषि जनगणना की गई। क्या इसमें कोई बड़ा परिवर्तन हुआ था? हाँ, इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या था? आओ देखो। बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जनगणना का जो दायरा था, जनगणना का दायरा, ये बढ़ाया गया, ठीक है? जनगणना का दायरा बढ़ा दिया गया। सवाल ये है कि जनगणना का दायरा किस स्तर पर बढ़ाया गया? क्या उसके मानक थे? मानक ये थे कि लिंग के आधार पर अब जो जोतें थीं, उनके आंकड़े इकट्ठे किए गए। जैसे
अगर हम बात करें पुरुष और महिला धारक का एक वर्ग किस जनगणना में जोड़ा जोड़ा गया था? बात समझ पा रहे हो? यानी एक जो वर्ग आप जोड़ रहे हो छठी कृषि जनगणना में, वो लिंग के आधार पर जोड़ा जा रहा था। अर्थात ध्यान दो, क्रियाशील जोत या हम कहें क्रियाशील जोतों की जो संख्या थी, संख्या और क्रियाशील क्रियाशील जोतों की संख्या और साथ ही साथ क्रियाशील क्षेत्रों को लिंग के आधार पर एकत्र किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी कृषि जनगणना है जिसमें जोतों को क्रियाशील जोतों को और साथ ही साथ क्रियाशील जो क्षेत्र हैं उनको लिंग के आधार पर एकत्र किया गया था, तो यही है छठी जनगणना। अच्छा, लिंग के आधार पर का सीधा सा मतलब है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका सीधा सा मतलब है पुरुष और महिला। पुरुष और महिला जो जोत धारक होंगे उनको भी इस गणना में जोड़ा गया। पुरुष और महिला जोत धारकों को इस गणना में शामिल किया गया। ठीक है, जोड़ा गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? 1995-96 में ये घटनाएं हुई छठी कृषि जनगणना में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अगली मुझे बताओ कब होगी? सेवेंथ कृषि जनगणना। यहाँ पर सेवेंथ कृषि जनगणना में किसे संदर्भ वर्ष बनाया जाएगा? 2001, जस्ट वेट, 2001 को। ठीक है, इसे संदर्भ वर्ष बनाया गया। अच्छा, उसी को संदर्भ वर्ष बना के फिर सातवीं कृषि जनगणना करी गई। लेकिन इस कृषि जनगणना की एक खास बात ये थी कि ये जनगणना बिहार में, झारखंड में और इसके अलावा मेघालय में, यहाँ पर नहीं कराई गई, नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा ठीक 5 साल बाद अब होगी आठवीं कृषि जनगणना। ये जो आठवीं कृषि जनगणना थी 2005-06 के वर्ष को संदर्भ वर्ष बनाया गया। लेकिन इसकी एक खास बात ये थी कि आठवीं जनगणना तो हुई, लेकिन बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, इस बार महाराष्ट्र में नहीं हुई। पिछली बार मेघालय में नहीं हुई थी, इस बार बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में ये जनगणना नहीं हुई, नहीं कराई गई। ठीक, अच्छा, एक बात और समझो, इसमें संदर्भ वर्ष कौन सा है? संदर्भ वर्ष है 2005 और 2006। ठीक है, इसके बाद जो नवीं कृषि जनगणना होगी वो कब होगी? वो अगले 5 साल बाद होगी, यानी कि नाइन्थ कृषि जनगणना। ये हुई अगले 5 साल, यानी कि 2010, 2011। यहाँ पर कुछ खास परिवर्तन हुआ था क्या? हाँ, ये खास परिवर्तन यहाँ पर ये हुआ था कि इस बार जो कृषि जनगणना हुई है वो सभी राज्यों में हुई थी, कोई भी राज्य छूटा नहीं था, सभी राज्यों और यूटीज में की गई। बाकी इसमें कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं था। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब एक बात समझो, हम नवीं जनगणना तक आ चुके हैं। अब आ जाओ, बात कर लेते हैं 10वीं 10th कृषि जनगणना। और अभी तक हुई कितनी है? 10 हुई हैं और 11वीं चल रही है। तो ये जो 10वीं कृषि जनगणना है ये 2015-16 में कराई गई। उस समय सरकार बदल चुकी थी, 2014 में ही सरकार बदल गई थी, तो 10वीं कृषि जनगणना कराई गई बीजेपी की सरकार में। यहाँ पर एक खास बात ये हुआ कि इस जनगणना में सिंचाई के क्षेत्र या हम कहें सिंचाई के स्रोत के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे इस जनगणना में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी जनगणना थी कृषि से संबंधित जिसमें सिंचाई के स्रोत के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं कराए गए, यही है। इस जनगणना में सिंचाई के स्रोत सिंचाई के स्रोत के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं किए गए। ठीक है, और इसके बाद 2022 से हमारी 11वीं जनगणना शुरू है। तो खैर ये कृषि जनगणनाएं थी जो कि हम 11वीं जनगणना तक आ चुके हैं। आपसे पूछा जाए कब से शुरू हुआ है? 1970-71 से अब तक कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं? 10 कौन सी वर्तमान में चल रही है? 11वीं कृषि जनगणना चल रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था 2022 से। ठीक है,
और अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ कि लिंग के आधार पर डेटा एकत्र किससे किया जा रहा है छठी कृषि जनगणना से? कुछ इस प्रकार के फैक्ट्स हैं जो आप याद रखो। अब इसमें नेक्स्ट देखो, एक वर्ष है 1930 1930। ये 1930 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1930 में एक संस्थान था, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान। गौर करना, अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान ने विश्व कृषि संगणना विश्व कृषि संगणना के लिए पहला कार्यक्रम आयोजित किया। पहला कार्यक्रम आयोजित किया। तो ये कुछ कृषि संबंधी जनगणनाएं थी जिन्हें आप याद रखो। इनके डेटा को हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल एक मैंने और आपको टॉपिक बताया था, भूमि सुधार। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक में आप जब डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस प्रकार से भूमि के मामले में इक्वालिटी आई है। आप सोच के देखिए, हम जमींदारी व्यवस्था में चल रहे थे, ठीक। और आप सोच के देखिए कि भारत की स्थिति को, ये जैसे भारत है, भारत में अगर हम इसको चार डायरेक्शंस में बांटें, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये रहा उत्तर। अगर हम इस प्रकार से डायरेक्शंस में बांटें तो हमारे यहाँ नॉर्थ में कुछ व्यवस्थाएं चल रही थी, जैसे महालवाड़ी व्यवस्था। पूर्व में आप देखोगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। तो हम जमींदारी व्यवस्था हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ के और एक जमींदारी जमींदारी व्यवस्था में सीधा सा तात्पर्य, एक जमींदार होता था, लैंडलॉर्ड, बड़े से भूखंड का मालिक, उसके पास से जमीन को छीनना। और आजादी के बाद ये सारे के सारे प्रोसेस किए गए, खास तौर से चूंकि आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भूमि संबंधी नियम है, जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो खैर, क्योंकि आपको आपका एक टॉपिक दिया गया है भूमि सुधार से संबंधित, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से भूमि सुधार से संबंधित अ, भूमि सुधार से संबंधित कुछ नियम लाए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर पूरे भारत के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो, बात कर लेते हैं भूमि सुधार की, यानी कि लैंड रिफॉर्म। ठीक, मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो यही शब्द आ गया आपका भूमि सुधार, ये है क्या? क्या कहते हैं इसे? मतलब क्या है इसका? माजरा क्या है? किसे कहेंगे भूमि सुधार? भूमि सुधार का सीधा सा तात्पर्य होता है कि एक बड़ा सा भूखंड है, सपोज करो, मान लेते हैं ये एक है बड़ा सा भूखंड। अब ये भूखंड किसके पास है? किसी एक खास व्यक्ति के पास है, या फिर ये भूखंड पर जिनके पास होना चाहिए, जरूरतमंद हैं, उनके पास। एक छोटा सा भूखंड इसके पास है, एक छोटा सा भूखंड इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। हालांकि जब आप भूखंड को काटते हो और छोटे छोटे भागों में वितरित कर देते हो, उसके भी हानियां हैं। क्यों? क्योंकि बीच में ये मेड़ बनाई जाती हैं, और इस स्थिति में इतना सारा जो भूखंड है वो बेकार चला गया। यहाँ पर तो अब कुछ होगा नहीं, यहाँ पर तो ये दो आदमी लड़ ना जाएं आपस में, इसलिए ये सीमा रेखा खींची गई है। आप लोग गांव से होंगे तो आप समझते होंगे ये सारी बातें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सपोज करो इसने, सर्दी का सीजन चल रहा है, इसने आलू लगा लिए, इसने सरसों लगा ली, इसने चना बो दिया, या फिर सर्दियों में जो रबी की फसलें हैं उनमें से कोई एक फसल इसने लगा दी। अलग अलग फसलें हो रही हैं। यहीं अमेरिका में बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, वहां पर एक बड़ा सा फील्ड है, और उस बड़े से क्षेत्र में, फार्म में, एक ही प्रकार की कृषि होती है। इस वजह से देखा होगा कि उनमें उत्पादकता ज्यादा होती है। लिहाजा भूमि सुधार का सीधा सा तात्पर्य है कि कुछ ऐसे ही कदम उठाना, अर्थात एक तो जरूरतमंद को भूमि दे देना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भूमि का न्यायपूर्ण वितरण हो। भू स्वामित्व कौन होना चाहिए उसका भी न्यायपूर्ण निर्णय हो। किसी भी कोई भी भूखंड किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। पता चला जमींदारी व्यवस्था में आप देखते होंगे कि बड़े से भूखंड, पता चला 2 से 3 गाँव का मालिक एक ही व्यक्ति है। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अब समाप्त कर दी गई हैं। तो यही जो कदम है, यही कदम कहलाते हैं भूमि सुधार, अर्थात भूमि स्वामित्व का उचित, ध्यान देना, भूमि
स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण ही कहलाता है भूमि सुधार। बात समझ पा रहे हो? अब एक बात समझो, अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना के पास जाएं, पहली पंचवर्षीय योजना, ये योजना 1951-56 वाली योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने भारत में भूमि सुधार के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। मुख्यतया भारत ने भूमि सुधार के लिए, ये मैं बात पहली पंचवर्षीय योजना की कर रहा हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में भूमि सुधार के लिए मुख्यतया 3 कदम उठाए गए। ध्यान दो, साधारणतया 3 कदम उठाए गए। सवाल ये बनता है कि भाई ये 3 कदम कौन-कौन से थे? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। भारत सरकार ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में भूमि को संकेंद्रित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इन्होंने मध्यस्थों का उन्मूलन करने का विचार बनाया। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे, जैसे ही हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उसी समय 1950 के आसपास उत्तर प्रदेश में भी जमींदारी उन्मूलन समिति बनाई गई थी। कौन थे उसके अध्यक्ष? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप वीपीओ से जुड़े रहे हैं, तो आप इसका उत्तर जानते होंगे, ठीक? अगर आप इनकी क्लासेस से जुड़े रहे हैं। खैर, मध्यस्थों के उन्मूलन के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून या फिर अ, इनके उन्मूलन के लिए प्रयास सरकार ने करने शुरू कर दिए, चाहे अधिनियम बना के या फिर पुलिसिया कार्रवाई करके। इसके अलावा काश्तकारी, ये क्या होता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। काश्तकारी विनियमन, इसके लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अ, कदम उठाया गया था सरकार के द्वारा, वो था भूमि का पुनर्वितरण। सरकार ने भूमि का पुनर्वितरण किया, और पुनर्वितरण के से सीधे मेरा आशय है कि भूमि की सीमाबंदी कर देना। कौन-कौन से उपाय थे, मैं इनकी चर्चा कर रहा हूँ। सीमाबंदी कह लो या फिर हदबंदी कर देना, ठीक? इसके अलावा आपने एक शब्द सुना होगा, चकबंदी। ये उपाय किए गए भूमि के पुनर्वितरण से संबंधित। मुझे इसमें एक शब्द ये दिया है, सीमाबंदी। इस शब्द और ये शब्द दिया है, चकबंदी। इन दोनों शब्दों का आशय मुझे समझाओ। ध्यान दो, मैंने कहा जोत की सीमाबंदी। माजरा क्या है इसका? आशय क्या है? सीमाबंदी से मेरा सीधा सा आशय है ऐसे क्षेत्र, इसमें ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया था जो राज्य के कानूनों के द्वारा निर्धारित हो, और इसमें अधिक जोत का होना अवैध माना गया था। किसी एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक जोतें नहीं होंगी। ध्यान दो, इसमें अधिक जोत का होना अवैध माना गया, ठीक है? यानी सीमा को बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आप नहीं रख सकते हो, एक सीमा थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें अतिरिक्त भूमि को अतिरिक्त भूमि को जो भी अतिरिक्त भूमि होगी, उसको ले लिया जाएगा और जो भूमिहीन होंगे, उनमें वितरित किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों को वितरित किया गया, वितरित किया गया, ठीक है? और इसमें ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया था जो राज्य के कानूनों के द्वारा निर्धारित किए जाएँ। बिना कानूनी कार्रवाई के कोई भी सरकारें काम नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि आगे मामला भूमि का है, तो जब ज़मीन से संबंधित मामला होगा तो वो कोर्ट में जल्दी जाता है। तो लिहाज़ा सरकारों ने पहले कानून बनाए, फिर उसी के आधार पर ज़मींदारों से ज़मीन छीनना शुरू कर दिया, ठीक? इसके अलावा एक शब्द मैंने और कहा था आपसे, ये शब्द है चकबंदी। इसका आशय क्या होता है? जोतों की जोतों की चकबंदी। जस्ट वेट, चकबंदी, ध्यान दो। इसका आशय क्या होता है? इसका सीधा-सा आशय होता है चकबंदी से कि बहुत छोटे-छोटे भूखंड हैं, ठीक? इनको मिला के एक बड़ा भूखंड बना देना। अर्थात विभाजित या फिर खंडित या फिर बिखरी हुई ज़मीन, बिखरी हुई ज़मीन। तो जो भी बिखरी हुई ज़मीन होगी, ज़मीन को एकत्रित करना।
एकत्रित करना। अच्छा, एक शब्द आपने अभी मैंने आपको बीच में बताया था महालवाड़ी। मुझे एक क्वेश्चन बताओ, ये मैं लिख रहा हूँ भूधारण, ध्यान देना, भूधारण प्रणाली यानी भूमि को धारण करने वाली प्रणाली कौन-कौन सी हैं? जैसे आपने जमींदारी प्रणाली का नाम सुना, ये एक भूधारण प्रणाली है। जमींदार भूमि को धारण करता था। जैसे महालवाड़ी, यहाँ पर महाल होता था, वो भूमि को धारण करता था। ठीक? हालाँकि अब ये परंपराएँ नहीं रही हैं। जैसे रैयतवाड़ी, और इन्हीं के आधार पर अंग्रेज माल वसूलते थे। तो भूधारण प्रणालियाँ हैं ये, या हम कहें ये राजस्व प्रणालियाँ हैं। तो भूधारण प्रणाली में एक हम प्रणाली उठाते हैं महालवाड़ी। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है जब आप रेवेन्यू सिस्टम में जाएँगे। तो इसमें सवाल ये पूछा गया था कि भूधारण प्रणाली महालवाड़ी व्यवस्था पर भूमि का स्वामित्व किसका होता है? भूमि का स्वामित्व किसका होता है? बताइए, क्या बताएँगे आप? यहाँ पर स्वामित्व होता है ग्राम समुदाय का। ग्राम समुदाय का संयुक्त रूप से स्वामित्व होता है। ठीक? इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, और चलते-चलते मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। इनके आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। सवाल हमारे ये हैं, चकबंदी से मैंने समाप्त किया है। मुझे बताओ, भारत में चकबंदी सबसे पहले कहाँ शुरू हुई और कब शुरू हुई? सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ठीक? पंजाब में हुई, गुजरात में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, कहाँ? और दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चकबंदी कौन-सा जिला है, किस जिला में शुरू हुई? मुझे इन दोनों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।